इंटरवेंशन हुआ वो प्रगतिशील साहित्य की शुरुआत का था 1930 में। और इस इंटरवेंशन ने लगभग सारी भाषाओं के साहित्य को काफ़ी बुनियादी तौर पर प्रभावित किया और ये अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। जो इनको इन्फ्लुएंसेस हैं वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से रहे थे। मैं उनमें से 4 इन्फ्लुएंसेस की बात करूंगा। 2 ऐसे हैं जो कि बहुत ही जनरल और जेनरिक हैं, 2 ऐसे जो कि मेरा मानना है कि उर्दू की दुनिया तक सीमित थे लेकिन उर्दू की दुनिया में काफ़ी व्यापक थे, और उसमें से एक को उठा के उसकी कुछ व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। तो इन 4 में पहला तो काफ़ी क्लियर है कि 2 जो जनरल हैं वो हैं एक खास तरह का इंटरनेशनलिज्म और एक खास तरह का ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म फैज के बारे में काफ़ी कहा गया है कि वो मायूसी के, उदासी के, शाम गम के शायर थे, लेकिन उसके बाद भी ऑप्टिमिज्म काफ़ी उनकी शायरी में रहता है। सुबह बगावत का गुलशन टूटेगा, वो वक्त मेरी जान बहुत दूर नहीं है, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। इनमें एक करंट है पूरा ऑप्टिमिज्म का, एक बेहतर सुबह के दिन का। तो एक खास तरह का ऑप्टिमिज्म जो है वो इन सारी चीज़ों के बावजूद फैज की शायरी में रहता है। और दूसरा टच है दूसरा स्ट्रैंड है इंटरनेशनलिज्म और अंतर्राष्ट्रीयता का। बहुत सारी बातें हुई हैं। ईरानी तुलबा के नाम उन्होंने लिखा, आ जाओ अफ्रीका, फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लेनिनग्राड का गोरिस्तान, पेरिस के ऊपर शायरी लिखी, इनकलाब रूस रशियन रेवोल्यूशन की सेंटिनरी 50th ईयर पे लिखी। और इस इंटरनेशनलिज्म की एक खास बात यह है कि जैसा कि असद ने सुबह कहा था कि फैज एक बहुत बड़ी परंपरा को इनहेरिट करते हैं। तो इनसे पहले की जो जनरेशन की परंपरा है, जो हाली, शिबली और इकबाल की है, उसमें भी एक तरह का इंटरनेशनलिज्म है, लेकिन वो पैन इस्लामिक टाइप का है। वो मराकश, मराकश, ऑटोमन एम्पायर, इसको लेके बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे कष्ट वो पोइट्री बता रही है। तो वो एक अलग तरह का इंटरनेशनलिज्म है। फैज के इंटरनेशनलिज्म की विशेषता यह है कि वो उससे ब्रेक थ्रू करते हैं और एक अलग तरह की पैन ह्यूमन, एक अलग तरह का यूनिवर्सलिज्म की अवधारणा वो सामने रखते हैं। वही बात ऑप्टिमिज्म में भी है। जो पूरा प्रोग्रेसिव मूवमेंट का एक खास तरह से ऑप्टिमिस्टिक शायरी है, खासतौर से उर्दू में, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट लगा। एक मजाज की कविता है रेल और रात, जिसमें कि रेल को एक प्रकृति का सिंबल माना गया है और किस तरह से वो रात के अंधेरे को चीरती हुई पहाड़ों पे विजय प्राप्त करती हुई रेल चली जा रही है। तो रेल पर एक बहुत ही खास तरह का सेलिब्रेशन है, ह्यूमन कॉन्क्वेस्ट का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का। और उससे एक जनरेशन पहले जो अकबर इलाहाबादी की एक कविता है रेल पर, जिसमें कि वो रेलवे के इंजन से बहुत ही भयभीत हैं, उसको मॉडर्निटी का सिंबल मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही विशाल चीज़ है, कितनी जोर की इसकी आवाज़ है और ये तरक्की नहीं है, तरक्की ने किया नेकों को रुखसत, कबूतर उड़ गए इंजन की पी से। तो एक जनरेशन के अंदर में रेल को लेके प्रोग्रेसिव उसका एक खास तरह का ऑप्टिमिज्म और पहले एक बहुत खास तरह का उससे एप्रीहेंशन या सस्पिशन या एक तरह का डर। तो ये काफी 2 इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट्स हैं, ऑप्टिमिज्म को लेके भी और इंटरनेशनलिज्म को भी लेके। लेकिन ये दोनों ही मुझे लगता है कि सारी भाषाओं में रहा होगा। प्रोग्रेसिव मूवमेंट सारी भाषाओं में आए, उनमें एक तरह का इंटरनेशनलिज्म और एक तरह का ऑप्टिमिज्म, आशावाद, ये रहा होगा। जिन 2 ट्रेड्स में मैं बात करना चाहता हूँ, बाकी वो मुझे लगता है कि काफी हद तक उर्दू की अपनी विशिष्टता है, उर्दू की अपनी डिस्टिंक्टिव, उर्दू की अपनी यूनिकनेस है। और वो 2 हैं। पहला तो ये है कि प्रेम के विमर्श और क्रांति के विमर्श के बीच में एक खास तरह का विभाजन और एक खास तरह की डायकॉटमी के रूप में, दिस वर्सेस दिस, प्रेम वर्सेस रेवोल्यूशन। और एक दूसरा है कि एक शहादत और मार्टियरडम को सेलिब्रेट करने का, उसके महिमा मंडन का। जो पहली प्रवृत्ति है प्रेम वर्सेस रेवोल्यूशन, उसकी तो एक टेम्पलेट, बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमन फैज की वही लाइन है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। और ये जो स्टाइल है दिस वर्सेस दिस, एक खासतौर से डायकॉटमी का, कि अगर आप एक दुनिया में हैं तो फिर दूसरी दुनिया में नहीं रह सकते। अगर आप एक दुनिया को बदल रहे हैं तो प्रेम एक तरह का की बाधा है, एक तरह की अनावश्यकता है, एक तरह का बैरियर है जो कि आपको आपके जो सही रास्ते है उससे दूर ले जा रहा है। और ये फैज के बाद भी काफी वाइड स्प्रेड रहा, मजाज में, मखदूम में, थोड़ा बहुत सरदार जाफरी में भी। दूसरा जो स्ट्रैंड है मजाज की एक बहुत अच्छी लाइन है, उनको शिकायत होती है, वो है एक नौजवान खातून से कि वो उसका तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो उनकी फरमाइश ये है कि आंचल का वो झंडे में क्यों नहीं तब्दील कर सकती है। ये उसी एटीट्यूड का एक तरह से एक्सटेंशन है।
मार्टियरडम का सेलिब्रेशन भी उर्दू पोइट्री में पहले से रहता है। मुझे पता नहीं किस शायर ने कहा है, लेकिन वो है किसी प्रोग्रेसिव शायर का ये है कि जवानी जब भी आती है कफन बरदोश आती है, और फैज भी वो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो एक मार्टियरडम का एक खास तरह का एक्सॉल्टेशन, उसका सेलिब्रेशन, ये भी मुझे लगता है इस पीरियड में उर्दू शायरी की, प्रोग्रेसिव उर्दू पोइट्री की एक डिस्टिंक्टिव, एक खास विशेषता है। लेकिन अभी मैं अब जो अगले आने वाले 10-15 मिनट में जो बात करूंगा वो ये लव वर्सेस रेवोल्यूशन, या कि जो डाइकोटोमस एक विभाजन रेखा जो खींचते हैं, जो डाइकोटोमस रिलेशनशिप है दोनों में, उसको मैं उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और उसको समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, हम फैज को ऐसे देख सकते हैं कि फैज दो बड़ी विशाल साहित्यिक परंपराओं के इंटरसेक्शन पर खड़े हुए हैं, और उन दोनों ही परंपराओं की काफी छाया, उनकी शायरी, उनका मिश्रण जो है, उनकी पूरी की पूरी शायरी इन दो विशाल परंपराओं के मिश्रण की एक तरह से उपज है। पहली तो परंपरा है मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री, जिसको कि असद ने आज सुबह गालिबियन कहा कि गालिबियन शायरी है, लेकिन गालिब तक कन्फाइंड नहीं है। मैं उसको मेन स्ट्रीम उर्दू की शायरी का एक मुख्य धारा, जिसकी की शुरुआत हम वली तकनी से और लगभग 1857 के बाद तक मान सकते हैं, गजल बेस्ड एक खास तरह की शायरी है। उसके अपने प्रतीक हैं, अपने सिंबल्स हैं, अपनी इमेजरीज है, अपना एक फ्लेवर है, अपनी थीम्स हैं, एक बात कहने का अपना उसका तरीका है। तो वो तो एक मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री है, जिसके कि वो बहुत इनहेरिट करते हैं फैज काफी बड़े बड़े। और दूसरी परंपरा है प्रगतिवादी, क्रांतिकारी प्रगतिवादी साहित्य की। तो पहली परंपरा को वो इनहेरिट कर रहे हैं, दूसरी परंपरा को वो इनिशिएट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत में खड़े हुए। तो एक तरह से जो इंटरसेक्शन है वहां पर खड़े रहते हैं। और इस इंटरसेक्शन की, इस मिश्रण की, मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री और प्रोग्रेसिव उर्दू लिटरेचर, इनका मिश्रण जो है वो सतही तौर पे, केवल सतही तौर पे एक खास तरह की अड़चनें पैदा करता है। और वो अड़चनें ये पैदा करता है कि मेन स्ट्रीम उर्दू में प्रेम की एक सेंट्रलिटी है, एक केंद्रीयता है, और दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी के लिए ऑलमोस्ट, जैसा कि खालिद भाई ने कहा, ऑलमोस्ट एक ऑब्लिगेशन है कि वो प्रेम को एक एबरेशन, एक लग्जरी, एक बैरियर, एक हर्डल की तरह देखे। तो ये दो परंपराएं कैसे मिल सकती है? एक वो परंपरा जिसके सेंटर में लव है, उसकी इमेजरीज है, और एक दूसरी परंपरा जिसकी कि एक ऑलमोस्ट एक फितरत ये है कि वो प्रेम को एक अनावश्यकता या एक मजबूरी या एक हर्डल और या एक बैरियर के रूप में देखे। कोई भी उर्दू का शायर, चाहे किसी भी परंपरा को हो, उसके लिए हुस्न इश्क, मयो मीना, गुलो बुलबुल, इससे बच पाना बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल होगा। और एक क्रांतिकारी किसी तरह से प्रेम का महिमा मंडन कैसे करेगा? तो ये एक खास तरह का डिलेमा है। जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उसका जो मैनिफेस्टो आया था, उसने भी पूरे के पूरे इंडियन लिटरेचर पर यही इल्जाम लगाया था कि ये सारा का सारा भारतीय साहित्य जो है वो जीवन के यथार्थ से कटा हुआ है, पलायनवादी है, और वो पलायन भक्ति, सामंतवाद और प्रेम के दायरे में फंसा हुआ है, भक्ति, सामंतवाद और प्रेम के दायरे में फंसा हुआ है, और जीवन से बिल्कुल कटा हुआ है। और अगर इस फ्रेम में देखें तो प्रिय फैज की ये जो लाइन है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं फस्ल की राहत के सिवा, ये लगता है कि जैसे पूरी पूरी मेन स्ट्रीम उर्दू ट्रेडिशन है, उसके ऑपोजिट, उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में, और उसके खिलाफ एक रेबेलियन का स्टेटमेंट है। लेकिन आज की टॉक में मैं ये आर्ग्यू करना चाहता हूं कि ये बेसिकली रेबेलियन ना होके ये उसी मेन स्ट्रीम उर्दू ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन है, उसका नेक्स्ट स्टेज है। तो उसका रिबेलियन नहीं है, बल्कि उसी परंपरा का एक सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन है, एक खास उसके कुछ फीचर्स हैं जिनको भी एप्रोप्रिएट करके आगे बढ़ाया हुआ है। और ये मैं थोड़ी सी डिटेल्स में मैं आर्ग्यू करना चाहता हूँ। ये दोस्तों सच है कि जो मेन स्ट्रीम उर्दू पोएट्री है उसमें प्रेम की एक खास प्रधानता रही है शुरू से, 18वीं शताब्दी से ही। लेकिन ये भी सच है कि प्रेम के ऊपर कोई फिक्स और स्टैटिक एटीट्यूड नहीं रहा है। समय के साथ, एक एक जनरेशन के साथ इसमें तमाम बदलाव आए हैं, और एक खास गिवन, एक खास समय पे भी उसमें एक डाइवर्सिटी रही है, अलग अलग तरह के एटीट्यूड रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, इन दोनों पे ध्यान रखना इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत हम करते हैं 18वीं शताब्दी से। ये काफी जानी मानी बात है यहाँ के ऑडियंस के लिए कि पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम उर्दू पोएट्री जो है, उसकी वो पूरी परंपरा एक बहुत ही रिच और बहुत ही समृद्ध फारसी की जो परंपरा है वो उसकी उपज है, और सारे के सारे इमेजेस, इमेजरी, सिंबल्स, मीनिंग्स काफी हद तक उस पर्शियन ट्रेडिशन से डिराइव करती है। और प्रेम के ऊपर भी जो शुरुआती एटीट्यूड है उर्दू पोएट्री में, वो भी एक हाफिज की एक लाइन है फारसी की, हेज आशिक सुखन सख्त बमाशूक न गुफ्त,
वो एक तरह से टेम्पलेट बन जाती है पूरी की पूरी उर्दू पोइट्री के लिए। इसका मतलब ये है कि आज तक किसी भी आशिक ने अपनी माशूक के साथ सख्त या कड़ी बात नहीं कही। एक आशिक होने की बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि आप अपने माशूक के साथ कभी कड़ी भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेलिब्रेशन है लव का, ये उर्दू की पहली जो फर्स्ट जनरेशन उर्दू पोइट्री है वली दक्नी की, वो पूरी की पूरी तरीके से इस एटीट्यूड को लेके चलती है और इसको और आगे बढ़ाती है। वली दक्नी की लाइन है कि शगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी और क्या मजाजी का। कि आप प्रेम कीजिए, चाहे लौकिक प्रेम कीजिए, अलौकिक प्रेम कीजिए, इंसान से कीजिए, ईश्वर से कीजिए, इस दुनिया का हो, इस दुनिया के बाहर का हो, प्रेम कीजिए। प्रेम इज द बिग थिंग। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से टेक ओवर है उस पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन से, और ये जो हाफिज की लाइन है उससे वो एक तरह से बिल्कुल ही डिफाइनिंग लाइन है उर्दू के में प्रेम पर जो शुरुआती एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड में पहली तब्दीली आती है 18वीं शताब्दी में मीर तकी मीर की पोइट्री के साथ। जो प्रेम का महिमा मंडन है, सेलिब्रेशन है, वो तो चलता रहता है, लेकिन इसके साथ जो एक सौदा उस महिमा मंडन के बड़े शायर हैं, लेकिन मीर के साथ एक मीर जो नया जो एटीट्यूड इंट्रोड्यूस करते हैं प्रेम के विमर्श में, प्रेम के डिस्कोर्स में, वो है प्रेम को कष्ट, त्रासदी, धोखा, वादा खिलाफी के साथ जोड़कर देखने का, एक खास तरह की विवशता और मजबूरी के साथ देखने का। कीजिए क्या मीर साहब बंदगी बेचारगी, उनके बारे में एक उस समय की कहावत मशहूर थी कि सौदा जो है वो वाह के शायर है और मीर जो है वो आह के शायर है। मीर की शायरी में कष्ट है, आह है, परेशानी है, रोना है, मजबूरी है, शिकायत है, और है भी बहुत कुछ इस तरह से। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता था अपने समय में, आज भी कहा जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेडिशन के में सबसे ऊपर वो खड़े हुए हैं। सुखन, खुदाए सुखन मीर ने बहुत कुछ ऐसा लिखा जिसका सिरा 125-150 साल के बाद प्रगतिशील साहित्य से जाकर मिलता है। एंड दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लोर, कि किसी भी परंपरा में बहुत डाइवर्स पॉसिबिलिटीज रहती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अपने कल्मिनेशन तक नहीं पहुंचती हैं, और मेरा मानना है कि प्रोग्रेस मूवमेंट्स ने जो थीम ली है वो उस परंपरा में से एक सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन करके वहीं से बहुत सारी चीजें ली हैं, और जो कि उर्दू की मेन स्ट्रीट जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर कविता की परंपरा है वहां पर आती है। मीर ने एक शेर लिखा, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम जितने किए जमा की दीवान किया, कि मेरा सारा का सारा दीवान जो है वो मेरे और दुनिया के जो कष्ट हैं वही है। और फैज की ये लाइन जो है, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, आप साथ में रख दीजिए तो बिल्कुल ही लगता है कि ये हो नहीं सकता है कि फैज ने मीर की इस लाइन को ना पढ़ा हो। ये तो फिर मामूली सी बात है, लेकिन मीर की शायरी में एक खास तरह की बेचैनी, रेस्टलेसनेस, दुनिया से नाराजगी और दुनिया को बदल देने की इच्छा काफी स्पष्ट है। ये ज्यादा बड़ी बात है। ये दौर तो मुवाफिक होता नहीं, मगर अब रखिए बिनाए ताजा इस चरखे चंबरी की। अब ये दुनिया बदली नहीं जा सकती है, ये इतनी गल चुकी है, इतनी सड़ चुकी है कि रखिए बिनाए ताजा, इस दुनिया की पूरी बुनियाद नहीं रखनी होगी। तो दुनिया को इस तरह से बदलना है कि पूरी तरीके से बदल देना है। ये जज्बा मीर की शायरी में भी कहीं ना कहीं भी मिलता है। या फिर ये कि दरहमी हाल की है सारी मेरे दीवान में, मेरे दीवान में सारे इस समय की दुनिया की, इस समय की बेचैनी, रेस्टलेसनेस मेरे दीवान में है, तू भी कर सैर ये मजमुआ परेशानी के अंदर। और भी थोड़े से बहुत इस तरह के मीर के शेर हैं। शेर मेरे हैं सब खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है, कि मेरा कंसर्न आम आदमी से है, शेर मेरे इलीट लोग पढ़ते हैं। या फिर ये कि न मिल मीर अब के अमीरों से तू, हुए हैं फकीर उनकी दौलत से ना। तो हमारी गरीबी में और उनके धनवान होने में एक कॉज एंड इफेक्ट का पूरा रिश्ता बना हुआ है। हम गरीब इसलिए हैं कि वो धनवान है। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि मीर की शायरी का एक जज्बा ऐसा है, पूरी शायरी नहीं, एक एलिमेंट ऐसा है, लेकिन बड़ा डोमिनेंट एलिमेंट ऐसा है, जो कि उन्हें 150 साल बाद के प्रगतिशील साहित्य के सरोकारों की विरासत के अनुकूल बनाता है। किसी भी परंपरा को विरासत की जरूरत होती है, और वो विरासत मुझे लगता है कि 150 साल पहले, 1-2 जनरेशन छोड़ के काफी पहले मीर से मिलती है, और वो मीर से जो है वो फैज तक आती है। तो एक प्रतीक के रूप में प्रेम की प्रधानता मीर की शायरी में रही, लगातार रही, लेकिन प्रेम से मीर का अभिप्राय एक गम का अथाह सागर, आहों की मौजें, विद्रोह के तूफान। मीर का प्रेम कष्ट और लाचारगी का है, लेकिन ये कष्ट और लाचारगी किसी एक आदमी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे वो पूरी दुनिया की है, दरहमी हाल की है सारी मेरे दीवान में, वो पूरी दुनिया की बेचैनी की बात कर रहे हैं।
दुनिया की रेस्टलेसनेस की बात कर रहे हैं, दुनिया के साथ जो एक बेसिक डिससैटिस्फैक्शन है उसकी भी बात कर रहे हैं। मीर के बाद में जैसा कि मैंने कहा कि इस एटीट्यूड में और भी बदलाव आते हैं, खासतौर से गालिब के साथ में और एक खास समय में तमाम स्ट्रैंड्स रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री का ये जो स्ट्रैंड है, ये फैज़ की शायरी को और प्रोग्रेसिव उर्दू शायरी को ज्यादा व्यापक पूरे को काफी बुनियादी असर उस पर डालता है, काफी बुनियादी तौर पर प्रभावित करता है। तो फैज़ की शायरी पर जितना असर मार्क्सवाद का है उतना ही असर मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री का है, लेकिन मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री के लिए इस स्ट्रैंड का है। मार्क्स से अगर आइडिया ऑफ प्रोग्रेस मिलता है, लेकिन प्रतीक, छवि, अंदाज, फ्लेवर ये कहीं ना कहीं पे मेन स्ट्रीम उर्दू पोइट्री से उनको मिलता है। और उसकी मिली जुली उपज है फैज़ की ये लाइन, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब बना। प्रेम तो रहता है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट में प्रेम है, चाहे वो अनावश्यकता के रूप में है, चाहे वो एबरेशन के रूप में है, अनडिजायरेबिलिटी के रूप में, लेकिन रहता जरूर है, इसलिए कि उसके बगैर आप कैसे शायरी करेंगे। तो प्रेम और क्रांति को एक दूसरे का विलोम मानना और प्रेम को क्रांति के रास्ते में एक रोड़े की तरह देखना, ये फैज़ की शायरी के कुछ हिस्से की, सारी शायरी की नहीं, एक खास विशेषता थी। और ये विशेषता वो एक विरासत से और दो बड़ी ट्रेडिशंस का जो मीटिंग पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन है, वहां से वो लेते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये रवैया प्रोग्रेसिव उर्दू पोएट्री को फैज़ का तोहफा है। इसकी शुरुआत फैज़ करते हैं, लेकिन ये विद इन उर्दू, बाकी साहित्य के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इतना नहीं, लेकिन उर्दू के अंदर में ये काफी प्रोग्रेसिव उर्दू में बहुत ही वाइड स्प्रेड ये टेंडेंसी है। सरदार जाफरी में भी है, मैं तुझे भूल गया इसका एतबार न कर, मगर खुदा के लिए मेरा इंतजार न कर। और फिर वो बताते हैं कि क्यों इंतजार न कर, इसलिए कि अजीब घड़ी है, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तेरे इश्क की दुनिया सजा नहीं सकता, मैं तेरे साज़े मोहब्बत पे गा नहीं सकता, वगैरह वगैरह। मजाज, मखदूम, सरदार जाफरी सभी इस एटीट्यूड को काफी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट जो है शुरुआती वो यही है कि ये रवैया मेन स्ट्रीम उर्दू पोएट्री के खिलाफ रिबेलियन का ना होके उसका एक एक्सटेंशन है, उसी का एक हिस्सा है। जो लार्ज परंपरा है उसके कुछ एलिमेंट्स का एक सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन है और उसका एक एक्सटेंशन है, उसका रिबेलियन नहीं है, उसके बरक्स नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव के रूप में नहीं है। आगे आने वाले समय में इसमें भी काफी और बदलाव आते हैं। कोई भी ट्रेडिशन में स्ट्रैंड्स, लिटरेरी ट्रेडिशंस में डाइवर्स तमाम स्ट्रैंड्स रहते हैं, कोई एक मोनो स्ट्रैंडेड नहीं रहती है। एक जो दूसरा इंटरेस्टिंग स्ट्रैंड आता है वो सरदार जाफरी में तो मुझे काफी मिलता है, और वो ये मिलता है कि एक तरफ आइडिया जो फैज़ की पोइट्री में मिलता है वो ये है कि एक बहुत सड़ी गली दुनिया है, दुनिया को बदल देने की जरूरत है, एक अर्जेंसी है दुनिया को बदलने की, काम को करने की। ऐसे में प्रेम करने के लिए किसके पास फुर्सत है? दया हुस्न की बेसब ख्वाबगाहों से पुकारती रही बदन बाहें, बदन बुलाते रहे, बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगे। एक तो ये रवैया है, लेकिन इसके बरक्स दूसरा रवैया जो इसी उर्दू ट्रेडिशन में बाद में आता है और सरदार जाफरी इसको बहुत प्रोमिनेंटली रखते हैं, वो ये है कि ये दुनिया इतनी अनसैटिस्फैक्टरी है, इतनी बुरी है, इतनी सड़ी गली है कि प्रेम के बगैर आप इस दुनिया में रह भी नहीं सकते। तो प्रेम आपके रास्ते में भी आता है, लेकिन इस दुनिया को बदलने के लिए भी आपको प्रेम की जरूरत है, इसलिए इसी दुनिया में आप रह रहे हैं। तो ये जो दूसरा ऑल्टरनेटिव एटीट्यूड आता है, और इस पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, इसमें एक नई डिस्टिंक्टिव फ्लेवर मेन स्ट्रीम जो प्रोग्रेसिव उर्दू पोएट्री में आती है, वो ये आती है कि दो इमेजरीज जो हैं, एक मेन स्ट्रीम उर्दू पोएट्री की इमेजरी जो प्रोग्रेस पे बेस्ड है, पॉवर्टी पे बेस्ड है, रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, एक चेंज पर बेस्ड है, और दूसरी वो जो प्रेम पर बेस्ड है, प्रेम, मयो मीना, गुलो बुलबुल, वो बहुत ही क्रिएटिवली उसको इस तरह से मिलाते हैं सरदार जाफरी खासतौर से, लेकिन और भी वो ऐसे मिलाते हैं कि पढ़ने वाले को ये समझ में नहीं आती है कि कहाँ पर एक खत्म हो रहा है, कहाँ पर दूसरा शुरू हो रहा है। वो लगता है कि दो चीज है नहीं, लगता है कि वो एक चीज है। लव और मैरिज, लव और रेवोल्यूशन जो है उनकी एक ऐसी इनडिसल्यूबल ऐसी एक मैरिज हो गई है कि अब आप उनको स्ट्रैंड्स को डिसएंटैंगल नहीं कर सकते हैं। मैं एक, मुझे जो बहुत पसंद है, मैं नज़्म ज़्यादा मैं रिसाइट नहीं करना चाहता, सेमिनार है, लेकिन ये 4-5 लाइन में नज़्म की बता के और फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। ये सरदार जाफरी की है, और इसमें वो इनसे सवाल पूछा जा रहा है, कोई पैसे वाला इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास क्या पैसा है, और उसको वो बताते हैं, और वो इस तरह से बताते हैं कि आप लोग देखिएगा कि एक तरह की इमेजरी और दूसरी तरह की इमेजरी कैसे मिली हुई है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तुम की हो मोहतसिबे सीमो जरो लालो गुहा, पैसे वाले,
हमसे क्या मांगते हो दौलत दुनिया का हिसाब। ये अभी तक तो दौलत दुनिया की बात है। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, चंद नाकर्दा गुनाहों के सुलगते हुए ख्वाब, यही हमारी दौलत है। कुछ नाकर्दा गुनाहों के ख्वाब और तस्वीरें बुता और हसीनों के खतूत। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, चंद नाकर्दा गुनाहों के सुलगते हुए ख्वाब। हम अगर अपनी फकीरी में गनी हैं हम लोग, दौलत दर्द दिल और दर्द जिगर रखते हैं। दौलत हमारे पास जो है वो दर्द दिल और दर्द जिगर की है। दौलत दर्द दिल और दर्द जिगर रखते हैं, खुशकी लब है तो क्या है, अल्कोहल के बगैर तो उर्दू हो नहीं सकती, तो लब खुश्क है। खुशकी लब है तो क्या, दीदाए तर रखते हैं, आंखें हमारी गई हैं, बोल सकते हैं। खुशकी लब है तो क्या, दीदाए तर रखते हैं। अपने कब्जे में नहीं अतलस संजाब सुमू, सिल्क एंड सैटिन एंड गुड क्लोथ्स। अपने कब्जे में नहीं अतलस संजाब सुमूर, जिस्म पर पैर हमें शम्स कमर रखते हैं। वी वेयर आवर नेकेडनेस, देयर आर नो क्लोथ्स। जिस्म पर पैर हमें शम्स कमर रखते हैं। घर तो रोशन नहीं अलमास के फानूसों से, शैंडलियर्स। घर तो रोशन नहीं अलमास के फानूसों से, कसरो ऐवान पे जो बरसे वो शरर रखते हैं। दैट वी हैव। जो जमाने को बदल दे वो नजर रखते हैं। इस खजाने में से जो चाहो उठा ले जाओ, और कम और बढ़ जाता है ये माल जो कम होता है। हम पे तो रोज जमाने का करम होता है। लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। शाख गुल खिलता है जब हाथ कलम होता है। अब इसमें इस तरह से पूरा की सारी इमेजरीज को ब्लेंड कर दिया है दैट यू एक्चुअली कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। सो देयर इज एक खास तरह से ट्रांजिशन होता है फैज से आगे वाले समय में लव और रेवोल्यूशन की इमेजरीज को। और कम जानने वाला बैठा है। लेकिन फायदा ये है इसका कि जो मैं एक लिख के ले आया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो बोलूँगा हो सकता है बोली जा चुकी हूँ। फिलहाल आज के इस गोष्ठी में जो विषय रखा गया है फैज़ और आज, तो आज से ही शुरू करते हैं। और मंगलेश जी ने विषय प्रवर्तन में जिन बातों का जिक्र किया कि विकीलीक्स के इस ज़माने में जहाँ हम हैं वहाँ किस तरह के मुल्क में हैं, ये हमारा मुल्क सच में एक संप्रभु मुल्क है कि नहीं है। अब इन सारी चीज़ों पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक बार, अच्छा इसके पहले भी चर्चा करते हुए ये बात कही गई थी कि फैज़ लगातार मुल्क की खोज के शायर हैं, वतन बदर शायर हैं लगातार। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वतन अपने आप में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि माने तनाव रहित कोई चीज़ हो, कोई एक सौहार्दपूर्ण इकाई हो। उसके भीतर भी बहुत तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसलिए नेशनलिज्म के भी जो है बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे मौजूए सुखन में जो लिखा फैज़ ने कि इन दमकते हुए शहरों की फरावा मखलूक क्यों फ़कत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हसीन खेत फटा पड़ता है जो दिन का, किस लिए इनमें फ़कत भूख उगा करती है। अपना मौजूए सुखन इसके सिवा और नहीं, तावे शायर का वतन इसके सिवा और नहीं। तो फैज़ ने अपना जो वतन है उसको इस तरह से गढ़ा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये घोषित कर दिया कि हमारा वतन ये है, हमारे वतन की ये अवाम है और ये लोग हैं जिनके बारे में हम जिनको अपने वतन में शामिल रखते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो लिख के आया उसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, वही ठीक है। फैज़ अपने ही मुल्क की हुकूमतों द्वारा हड़प लिए गए राष्ट्र से बेदखल लोगों के शायर हैं, इसलिए वे प्रचलित अर्थों में राष्ट्रवादी शायर नहीं हैं। अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले फैज़ ने पाकिस्तान का कौमी तराना यानी राष्ट्रगीत नहीं लिखा। आखिर वे कम्युनिस्ट थे, बागी थे, फौज के साथ मिलकर सत्ता को पलट देने का षड्यंत्र कर रहे थे। उनको देशद्रोही मानने वाली सरकार भला राष्ट्रगीत कैसे लिखवा सकती है। यह हर दौर में होता आया है, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, चाहे जमहूरियत के लिबास में लिपटी हुई तानाशाही हो, वो अपने आप को ही राष्ट्र घोषित कर देती है। और जब अपने आप को राष्ट्र घोषित कर देती है हुकूमत, तो जो लोग भी उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं वो सारे के सारे लोग राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। और तब आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा, पाक सरजमीं शाद बात, वो कभी उस तरह से जनता के बीच में मकबूल हो ही नहीं सका
जिस तरह से फैज़ के द्वारा लिखे हुए तमाम सारे तराने, एक जो जिसकी 2 लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, और आज जैसे बात हुई थी इसके पहले के सत्र में कि फैज़ जो है वो स्ट्रीट पर नहीं है, स्ट्रीट पर नहीं गाए जाते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट डेज की सिर्फ 8-9 महीने बीते हैं और हम लोगों ने 10-15 साल लगातार जुल्म के मातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, और अब कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, इस सबको लगातार नारों के रूप में, जुलूसों में, धरनों में, प्रदर्शनों में लगातार गाया है। इसलिए जो ये बात है कि फैज़ की मकबूलियत नहीं है या कमतर लग रही है, शायद ऐसा है नहीं। जहां जहां पर भी कुछ भी रेजिस्टेंस की बात है वहां पर फैज़ की शायरी को लोग याद करते हैं। लेकिन फैज़ के इस राष्ट्रवाद के सिलसिले में एक बात ये भी है कि जितना उनको अपने मुल्क से प्यार था उतना ही बाकी दुनिया में जहां पर भी लोग संघर्ष कर रहे थे, जो लोग अपना मुल्क बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन सब से उनको उतनी ही मोहब्बत थी। लेकिन कुछ अदीबों ने ऐसी कोशिश की है कि उनके जो मतलब ये कहा कि राष्ट्रीयता, उनका राष्ट्रवाद और जो उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, इसके बीच में एक फांक देखने की कोशिश की है। और जिनमें अदीब खालिद और फैज़ के एक मशहूर जीवनीकार हैं लुत्मिला वासलेवा, उन्होंने ये देखने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि जब वतन बदर थे फैज़ जिस दौर में, उस दौर में उनका समाजवाद के जो मूल्य थे उनसे थोड़ा मोह भंग होता है और उस दौर की शायरी में उनके यहाँ वतन अपने केंद्र में, उन्होंने उनकी शायरी के केंद्र में आता है। वो लोग फिर यहाँ तक आर्ग्यू करते हैं कि 83 में शायद यही वजह है कि फैज़ अपने मुल्क वापस लौट आते हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा ही होता तो फैज़ के जो आखिरी संग्रह हैं उनमें फ़लस्तीन के लिए एक, फ़लस्तीन के लिए 2 जैसी नज़में शायद नहीं होती, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए नज़्म जो है अगर आप उसमें से उसका जो शीर्षक है उसको हटा दें तो ये कहना मुश्किल है कि ये किस मुल्क के शहीदों के लिए है। इसलिए कि उसमें स्पष्ट भी किया गया है, जैसे ही वो शीर्षक के नीचे लिखा है कि फ़लस्तीनी शुहदा जो परदेश में काम आए। अब फ़लस्तीन की त्रासदी ये है कि हर इंसाफ पसंद आदमी को फ़लस्तीन झकझोरता है, लेकिन आज तक एक मुकम्मल राष्ट्र बन ही नहीं पाया। ये जो अनंत न्याय का गणित चल रहा है, इस दौर में पूरी दुनिया की एक मौन सहमति से एक पूरे मुल्क को एक दूसरा मुल्क खा गया है। लेकिन वहाँ से वतन बदर हुए जो लोग हैं उनके साथ फैज़ के अपनी वतन बदरी का दर्द जुड़ता है, एक दर्द का रिश्ता जरूर बनता है। तभी फैज़ उन लोगों को याद करते हुए मैं शैली में याद करते हैं। मैं जहाँ भी गया मुझे वतन, तेरी तज़लील के रागों की जलन दिल में लिए, तेरी हुर्मत के चरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों के साथ में। ये किसका दर्द है? ये फैज़ का दर्द है, ये फ़लस्तीन से वतन बदल हुए शहीदों का दर्द है। अरे अब इस पूरे उसको अगर नहीं समझेंगे तो ये सच बात है कि फिर उनके अंतर्राष्ट्रीयतावाद और उनके राष्ट्रवाद इसके बीच एक फांक देखने की कोशिश की जाएगी। फैज़ के समकालीन फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश ने कहा था कि जब उम्मीद न भी हो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका आविष्कार करें, उसकी रचना करें। उम्मीद के बिना हम हार जाएंगे। उम्मीद को सादगी भरी चीज़ों से उभरना चाहिए, प्रकृति की महिमा से, जीवन के सौंदर्य से और उसकी नाजुकी से। इस समय उम्मीद के बारे में बात करना मुश्किल है। यह ऐसा लगेगा जैसे हम इतिहास और वर्तमान की अनदेखी कर रहे हैं, जैसे कि हम भविष्य को फिलहाल हो रही घटनाओं से काट कर देख रहे हैं। लेकिन जीवित रहने के लिए हमें बलपूर्वक उम्मीद का आविष्कार करना होगा। और फैज़ जीवन भर जनता के संघर्षों के लिए इसी उम्मीद का आविष्कार करते हैं। उनका कोई ऐसा संग्रह नहीं है जिसमें बराबरी और आज़ादी का तस्वुर न हो, जिसमें जुल्मत और जुल्म के खिलाफ अपने हक के लिए हुक्मरानों से संघर्ष कर रहे लोगों की हौसला अफजाई न हो, जिसमें अवाम की बदहाली के शोकगीत और उम्मीदों को जिलाए रखने की जद्दोजहद न हो। यानी फैज़ का भी एक राष्ट्रवाद है और मैं ये समझता हूँ कि इसे प्रतिरोधी राष्ट्रवाद यदि कहा जाए, नेशनलिज्म ऑफ रेजिस्टेंस,
तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। यह प्रतिरोधी राष्ट्रवाद जंगखोर तानाशाहों की मुखालफत करते हुए उनके राष्ट्र से मुठभेड़ करते हुए आकार ग्रहण करता है। वे ताय जिंदगी उस वतन के दर्द के गीत गाते रहे जिससे जालिम रौंद रहे थे, लेकिन उन्होंने जाति जिंदगी में भी और मुल्क की जिंदगी में भी आए कठिन दौरों पर भी उम्मीद का दामन नहीं छूटा। निसार मैं तेरी गलियों के नज़्म में जेल में बंद फैज़ की उदासी और दिलासा देने की कोशिशें साफ हैं। यह उदासी न तो अकारण है और न ही दिलासा झूठा है। दोनों की भौतिक परिस्थितियां हैं, जुल्म और दमन है, कैद तन्हाई है, लेकिन फैज़ यह मानते हैं कि उनका दौर सिर्फ ऊपर से छाए अंधकार की घटाटोप का नहीं, इस अंधेरे को तोड़ने वाली नीचे से उठ रही रोशनी के औजारों का भी है। इसलिए उन्होंने इन औजारों के बारे में भी लिखा है। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। इसी सबब से रखता गिला नहीं करते, फिरे फिराक में दिल बुरा नहीं करते। एजाज अहमद ने एक जगह पॉइंट आउट किया है कि फैज़ का राष्ट्रवाद गमज़दा राष्ट्रवाद है, लेकिन खासियत यह है फैज़ की कि वो इस गम को एक वैल्यू नहीं बनाते, और गम को अगर वैल्यू बना लिया जाए तो उसके बहुत अलग किस्म के शायरी की है लोगों ने, हिंदी में भी हुई है और मान लीजिए उर्दू में भी होती रही है इस तरह की। इन्होंने इसको वैल्यू नहीं बनाया। इस गम से पार पाने की बेचैनी और उस बेचैनियों से भरे एक राष्ट्र के हिमायती थे जिसमें अमन और बराबरी होगी। इसीलिए जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, वे ऐसे मुल्क का तस्वर पेश कर रहे थे। और यदि सवाल मुल्क पर दावेदारी का है तो किसकी दावेदारी है उन्होंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। और इस तरह का जो कौमी तराना है, ये तराना एक तराना दो, ये सारे तराने एक फैज़ के लिए जो एक भविष्य का मुल्क है उस मुल्क के कौमी तराने हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं लिखा है, तो जिस भविष्य के मुल्क के कौमी तराने हैं, उम्मीद है उस मुल्क से फैज़ को कोई वतन बदल नहीं कर पाएगा। फैज़ का वतन अपने उनकी अपनी जिंदगी में ही 3 टुकड़ों में बटा। सुबह आज़ादी को उन्होंने ये तो कहा ना, दाग दाग उजाला संजीदा सारा, लेकिन उसको शायद उस तरह से उन्होंने खारिज नहीं किया था जिस तरह से उस नारे में खारिज किया गया था कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। उसका एक जो सपाटपन था वो शायद यहाँ नहीं है। और इसीलिए एक आगे जाने की बात जो है कि न जाते तीर और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो आखिर कौन सी मंजिल है जिसके बारे में फैज़ बात कर रहे हैं? वो मंजिल क्या एक नया वक्त, वही जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, शायद ये उसी मंजिल की ओर संकेत है। तो फैज़ का एक विभाजन जो हुआ उस मंजिल की ओर बढ़ने की बात, और एक दूसरा विभाजन जब हुआ जिसके बारे में जिस को बार बार यहाँ पर पढ़ा गया, कहा गया, ढाका से वापसी पर, तो अब चाहे जितनी मेहमान नवाजी कर ली जाए, सदियों से जो कौमें साथ रहती आई हैं, अचानक से हुक्मरानों ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि मुल्क एक और तकसीम। और ये हमेशा होता आया है। जब भी पूंजी की ताकतें मुल्क की कमान संभालती हैं, राष्ट्र के बिहाफ पर अब बोलना शुरू करती हैं, उस मुल्क में तकसीम ही पैदा करती हैं। और जरूरी नहीं है कि टेरिटोरियल डिवीजन ही हो, वो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करती रही हैं। और इन सारे विभाजनों का ये है कि फैज़ जो है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के जो विभाजन है, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बार से। तो यहाँ तक फैज़ जाकर के ये देख रहे हैं कि उनका अपना मुल्क जो इस तरह से टुकड़ों में बढ़ता चला गया है, इसको अगर हम गमज़दा राष्ट्रवाद कहें तो वो बुरा नहीं होगा। अब मैं पाकिस्तान के बारे में, वहाँ की फौजों के बारे में एक ये लोग मजाक में कहते हैं कि पाकिस्तान की फौजें बैठे बैठे उगता जाती हैं तो हर 2-3 साल में अपना ही मुल्क फतह कर लेती हैं। तो अपना ही मुल्क फतह करने की आदत थी, उसके चलते कई बार उन्होंने अपना मुल्क फतह किया।
और पता चला कि एक बार तो फैज साहब भी पता करने वालों के साथ शामिल पाए गए थे, इस वजह से जेल में भेज दिए गए। लेकिन यह है कि फैज ने पूंजीपतियों, फौजी तानाशाहों और जागीरदारों के राष्ट्रवाद के जबड़े में फंसे उस लहूलुहान वतन को अपनी शायरी में पुकारा है, जो अपने वतन में भी वतन बदल ही रहा। फैज की शायरी में मुल्क दुख की गाथा, इंसाफ की चीख और मोहब्बत के पैगाम की तरह आता है। हम लोग निसार में तेरी गलियों पे, हम तो मजबूर वफा हैं, ऐ वतन जैसी नज़्में ऐसे ही वतन आबाद है। एक उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है जो इंतिसाब। तो इंतिसाब में को पढ़ते हुए सबसे पहले मुझे ये लगा कि पहली बार उन्होंने अपने मुल्क की जो कहते हैं चौहद्दी, उसकी टेरिटरी उन्होंने बनाई। और जब इस अपने मुल्क को याद करते हैं तो दर्द की अंजुमन के अलावा और कुछ उनको याद नहीं आता कि जब पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। और इस वतन के नागरिक जो हैं उसमें क्लर्क हैं, पोस्टमैन हैं, तांगे वाले, रेल वाले और कारखाने के भोले जियालों के नाम, तो इन लोगों का एक वतन है। और इसमें आने वाले दिनों के सफीरों के नाम और जो भविष्य के क्रांतिकारी हैं, जो अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए, वहां तक इन सारे लोगों को लेकर के फैज जैसे कहते हैं वतन, देश, तो देश एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज हो सकती है जिसको कि मतलब आरएसएस वाले तो उसमें एक पहना करके झंडा वंडा लगा करके उसकी पूजा भी कर लेते हैं, भारत माता हो जाती है और पता नहीं तो, और नक्शे में खिंचा हुआ देश का कोई चेहरा नहीं बनता है। फैज के इस नज़्म की खासियत यही है कि इन्होंने जो वतन की अवधारणा है उसकी एक मुकम्मल तस्वीर, उसका एक मुकम्मल चेहरा इस नज़्म में पेश किया है। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के जिंदगी के भरे गुलिस्तां से खफा, जब पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कि लड़कों की अफसरदा जानों के नाम, खुर्दा दिलों और जबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, रेलवानों के नाम, कारखानों के भूले जियालों के नाम वगैरह वगैरह। तो ये इससे एक मुकम्मल तस्वीर मुल्क की बनती है। अब आखिर में ये है कि इस दौर में भी दो तरह के मुल्कों के बीच जद्दोजहद हमारे अपने मुल्क में चल रही है। मतलब कई तरह के हैं, लेकिन उसमें आप दो तरह के मुख्य तौर पे समझ सकते हैं। एक मुल्क तो वो है कि जो मैंने किसान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर हैं, और एक दूसरा मुल्क है जो कि अमेरिका के परमिशन से अपने मंत्री नियुक्त कर रहा है, उनके विभाग बदल रहा है। तो ये दो तरह के मुल्क हैं। अब इस तरह के मुल्क के बारे में जब सोचते हैं तो फैज का रावलपिंडी केस में फंसाया जाना, और जैसा कि आशुतोष जी ने पिछले सत्र में कहा था, डॉक्टर विनायक सेन का इस दौर में जेल जाना, दोनों एक साथ याद आते हैं। और इसीलिए इस दौर में जब सब कुछ नीलाम करने की कोशिश चल रही है, जल जंगल जमीन सब कुछ बेचा जा रहा है, तो शीशों का मसीहा कोई नहीं याद आना लाजमी है। इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सब कुछ के बावजूद, सारी लूट झपट के बावजूद जो मंजर है, कब लूट झपट की हस्ती से दुकानें खाली होती हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं, कभी पास्को को कभी किसी और को। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं, हस्ती की उठाई हीरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। ये कालिक भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं, ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते रहते हैं। सब सागर शीशे लालो गुहर इस बाजी में बच जाते हैं। उठो सब खाली हाथों को इस रंग से बुलावे आते हैं। और डॉक्टर विनायक सेन शायद उन्हीं लोगों में हैं जो कि जोत जगाते फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सार्वजनिक उपस्थिति माननीय अशोक वाजपेयी जी ने इस सत्र की अध्यक्षता की है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ
और इस उम्मीद के साथ कि हमारे समय में कविता के बड़े पारखी हैं, उनका वक्तव्य। कविता के पारखी तो आप सुन चुके, जिन्होंने अलग अलग ढंग से फैज को समझने और समझाने की कोशिश की। एक बड़ा कवि वो होता है जो इस तरह के कई पाठ, संभवतः कुपाठ की भी इजाजत देता है। बड़ा वो नहीं होता जो चाप ले, कहे नहीं हमारा एक ही पाठ संभव है। कई पाठ संभव है, कई पहलू, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो। दूसरी मेरी परेशानी ये है कि मैं उर्दू नहीं जानता। उर्दू जितनी जानता हूँ वो देवनागरी से ही जानता हूँ, जो कि शायद काफी नहीं है। इसलिए किसी के बारे में जो जिसको उसकी भाषा से अलहदा करना बहुत मुश्किल है, कुछ कहना संकोच से ही संभव है। फैज जैसे कवि हैं, वैसे कवि वो अपनी भाषा ही में है, उससे अलग करते ही फैज के अंग्रेजी अनुवाद वगैरह पढ़े थे हमने, मुझे बड़े खराब लगे। क्या, हालांकि बहुत अनुवाद हुए हैं, अच्छे भी हैं, क्योंकि उर्दू का जैसा कहा भी था मंदेश जी ने कि उर्दू में इस बात का विशेष महत्व है, ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ऐसे कि आप कैसे कहते हैं। वो कैसे कहने को दूसरी भाषा में उतारना मुमकिन नहीं होता। लेकिन फैज की व्याप्ति उनकी भाषा से अलग है। वो संभवतः इस महाद्वीप के, इस उपमहाद्वीप के बहुत थोड़े से कवियों में से हैं जिनका प्रभाव उर्दू के अलावा अनेक भारतीय भाषाओं पर पड़ा है। तो वो एक ऐसे कवि भी हैं जो एक तरह से पिछले 50 वर्षों के भारतीय उपमहाद्वीप या उपमहाद्वीप के संदर्भ कवि भी माने जा सकते हैं, यानी ऐसे कवि जिनसे शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं। हालांकि इसका जिक्र हुआ और मुझे ऋषि जी का की व्याख्या बहुत अच्छी लगी कि जो एक आम प्रचलित पूर्वाग्रह है कि गहरा प्रेम और गहरी राजनीति, गहरी रूमानियत और गहरी राजनीतिक चेतना में कोई द्वैत है या कोई ऐसा बैर है कि उनको एक साथ नहीं साधा जा सकता। ऋषि जी ने तो खैर ये बताने की कोशिश की और सफलता से की कि असल में ये बैर है नहीं, और दूसरा ये कि स्वयं उर्दू की जो प्रेम की परंपरा है उसमें इसकी संभावना पैदा होती है कि राजनीतिक चेतना भी उसमें रस बस जाए। तो फैज से अगर एक सबक सीखना हो तो यही सीखा जा सकता है कि प्रेम और राजनीति में कोई अनिवार्य अंतर विरोध नहीं है, कि निजता और सामाजिकता में सामंजस्य संभव है, कि कविता अपने समय को निजी तौर पर दर्ज करती है, पर वो समय से बाहर या उसके पार भी जाती है। अगर शीर्षकों को छोड़ दें, और अभी पाठी जी ने इस ओर इशारा किया कि अगर फिलिस्तीनी जो नाम जो कविताएं हैं उनका शीर्षक छोड़ दें, तो ये कविताएं किस को संबोधित है, उसका देश काल का एक बड़ा कवि वो है जो देश काल में रहकर भी, उससे विधा होकर भी, उसमें रसा बसा होकर भी उसके पार जा सके। नहीं तो वो उसी देश काल में अगर रहा आएगा तो हमारी दिलचस्पी तो इसलिए तो होगी कि भाई उसने देश काल में क्या हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगी कि आज हमसे क्या बोलता है। अगर फैज हमसे आज बोलते हैं, जो कि निश्चय ही बोलते हैं, इसलिए कि वो अपने देश काल में रसे विधे होने के बावजूद अपने देश काल से बाहर जाते, उसके पार आ पाते। और ये भी एक सबक उनसे सीखा जा सकता है कि अगर ऐसा दुर्भाग्य हो जैसा कि उनका हुआ, कि जिसके कारण आपको आपकी कविता, आपकी मूल्य दृष्टि किसी संकट में पड़े, उससे खतरे पैदा हों आपकी
निजी जिंदगी के लिए, तो वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन खतरों का सामना किया, खेल गए और तरह तरह की तकलीफें सही, जिला वतन हुए, देश बदल हुए, इत्यादि इत्यादि। ये सब आसान नहीं है अपने दृष्टि पर और अपनी कविता पर पड़े संकट का वो अपने ऊपर झेलना और उसका सामना करना। क्योंकि अगर भाषा पर और कविता पर कोई संकट मंडराता है, तो इसका मतलब है कि समाज में भी वो संकट मंडराता है, वो इसका एक रूपक घर है, यानी वो सब नजर आता है बहुत, लेकिन हो सकता है कि ऐसी बंदिशें, ऐसी वर्जनाएं और ऐसे और बहिष्कार दबे छुपे हों जो दूसरे स्तर पर, सामाजिक स्तरों पर हो रहे हो। और ये विचित्र है कि 20वीं शताब्दी में एक विचित्र कवि बिरादरी संसार भर में बनी, उन कवियों की, मैं कविता की बात करता हूँ और भी लेखक हैं उसमें वैसे तो, जिन्हें अपनी राजनीतिक दृष्टि के कारण या अपनी राजनीति से समंजस दृष्टि के कारण दंडित किया गया। राजनीतिक व्यवस्थाओं ने भी दंडित किया या राज्यों ने दंडित किया, और वो बड़ी बिरादरी है, बल्कि वो एक तरह से 20वीं शताब्दी की सबसे प्रतिभाशाली बिरादरी भी है एक माने। आप याद करें, ऑशिप मंडस्टाम से शुरू होती है और वो आगे तक पाब्लो नेरूदा, नाज़िम हिकमत, यशवामी बोस, जोसेफ ब्रॉडस्की, महमूद दरवेश, ये सब बड़े कवि और सब 20वीं शताब्दी में दंडित कवि, यानी जिनको भौतिक रूप से दंडित किया गया है। ये कुछ 20वीं शताब्दी का एक विचित्र विडंबना है कि वो सबसे मुक्तिदायी शताब्दी भी थी। आखिर सबसे अधिक स्वतंत्र देश भी 20वीं शताब्दी में ही संभव हुए मनुष्यता के इतिहास में, लेकिन उसी शताब्दी में स्वतंत्रता को सबसे दमित भी किया गया। अब ये सवाल उठता है, हम लोग बहुत उठाते रहे, इस पर बहस करते रहे हैं कि राजनीतिक अगर कोई सक्रियता है या प्रतिबद्धता है या किसी विचारधारा से आपकी आसक्ति है, इससे क्या कविता का नुकसान होता है? छोटे भाइयों का नुकसान होता है, अल्प प्राण प्रतिभाओं का नुकसान होता है, बल्कि वो कविता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कि वो विचारधारा की आड़ लेकर अपनी सच्चाई से बचते हैं और फिर वफादारी के आधार पर रियायत मांगते या पा जाते। लेकिन बड़े कवि को इससे दो लाभ होते। एक तो ये कि उसकी जीवन की समझ की सघनता और उत्कटता बढ़ती है, और दूसरा ये कि बड़े कवि में ये हिम्मत होती है कि जब जरूरी लगे वो उस विचारधारा का अतिक्रमण कर सके। हिंदी में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। नागार्जुन की तो इसीलिए बहुत निंदा एक जमाने में होती थी, उनकी कविता के कारण भी होती थी, इसीलिए होती थी कि वो अपना पाला बदलते देखे जाते थे। और दूसरी तरफ शमशेर में उन्होंने तो मार्क्सवाद को अपने ऑक्सीजन मान के भी अपनी कविता में उसका कई बार अतिक्रमण किया है, और मुक्तिबोध ने भी। तो ये बड़े कवि के लिए तो विचारधारा अच्छी चीज है, छोटे कवियों के लिए गड़बड़ हुई थी, और फैज जाहिर है कि बड़े कवि थे। अब फैज का एक दूसरा महत्व भी है। फैज इस महाद्वीप के बंटवारे के अंततः अप्रासंगिक हो जाने के स्वीकार के। आखिर पाकिस्तान से हमारा संबंध आज तक सहज नहीं हो पाया, इतने वर्षों से लड़ते भी रहते हैं, और जो भी होता रहता है, वो ससुरा हमारे यहाँ कुछ करता है, हम ससुरे वहाँ कुछ करते होंगे, वगैरह वगैरह, वो सब। उसके बावजूद फैज को जो लोकप्रियता मिली
आखिर वो पाकिस्तान के शायर थे। इस लोकप्रियता ने, उनके स्वीकार ने ही ये सिद्ध किया कि बंटवारे ने इस देश की भाषाओं और मतलब इस देश के मेरा मतलब इस महादेश, इस उपमहाद्वीप की भाषाओं और संस्कृति को बांटने में सफलता नहीं पाई। ऐसे मेरी 2 बार मुलाकात। एक बार वो हमने भोपाल उनको बुलाया था, आए हुए थे हिंदुस्तान। फैज अपनी कविता बहुत बेरुखी से पढ़ते थे। अव्वल तो हम लोग उनका थोड़ा पंजाबी तलफ़ुज़ भी थोड़ा परेशान करता था। करीब 10-12 हज़ार लोग जमा हुए होंगे उस शायरे में, जिसमें उन्होंने इतनी बेरुखी से पढ़ी। आयरा बन के चले हैं तेरे बीमार अब के, यानी फिर जश्न मनाएंगे सरेदार अब के, सर कटा देंगे अगर सर ही कटाना ठहरा, हम बहरहाल करेंगे तेरा दीदार अब के। उसके बाद एक डिनर था, तो मैंने उनसे पूछा कि फैज साहब, आप पेट्रोल एक्ट के एलिनेशन के सिद्धांत में कुछ यकीन करते हैं? बोले मियाँ ये क्या सिद्धांत है, पहले बताओ तो। सिद्धांत ये है कि किसी चरित्र का आप अभिनय कर रहे हो, उससे अपने को पूरी तरह से तदाकार नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ी दूरी रखना चाहिए। तो बोले लेकिन ये मुझ पर कैसे आयत होता है? हमने कहा आप अपनी शायरी ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी दूसरे की पढ़ते हैं, ऐसी दूरी रखते। दूसरी मेरी मुलाकात हुई उनसे जापान में, जहाँ दुर्भाग्य से इस समय बहुत संकट है। 1982 यूनेस्को ने एक एशियाई लेखकों का सम्मेलन किया था, जिसमें भारत से मैं गया था और पाकिस्तान से एक और सज्जन आ गए थे, और फैज अहमद फैज को यूनेस्को ने बेरूत से बुलाया। तो पाकिस्तान के 2 लेखक थे, और जो सज्जन पाकिस्तान से आए थे वो कुछ मनोवैज्ञानिक थे, लेखक इत्यादि नहीं थे। तो पहली ही बैठक में उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि इस सम्मेलन का स्थायी अध्यक्ष अगले 5 दिनों के लिए अशोक वाजपेयी को बनाना। मैंने उनसे कहा क्या करना? अरे बोले यहाँ बैठे रहो, तुम्हारी एक तो अंग्रेजी ठीक है, दूसरा तुम जवान हो, हम सब बूढ़े हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है। अब फैज साहब कह रहे हैं तो कौन बात टाले? तो 5 दिन मुझे अध्यक्षता करनी पड़ी। शाम को, जिस दिन शाम को उन्होंने प्रस्ताव किया, उस दिन शाम को फोन आया, क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं कर रहे। तो आइए नीचे। हम कहा नीचे कहाँ? बोले वो 3री मंजिल पर है। इन्हीं कहा कि क्या 3री मंजिल? तो मैं समझ गया कि क्या 3री मंजिल पर है। बहरहाल पहुंचे। तो फिर ये रोज का सिलसिला बना। आखिरी दिन ये तय हुआ कि एक राइटर्स डिक्लेरेशन जारी हो। तो इसके पहले के उसके पहले चीनी करके आइचेन, बहुत चीन के महाकवि, बहुत बुजुर्ग थे, उनके साथ एक उनका दुभाषिया भी था। तो वो किसी ने पिकासो का जिक्र किया, फिलीपींस के लेखक थे। उन्होंने कहा कि अगर पिकासो की कोई कलाकृति दिखा दी जाए फिलीपींस के किसानों को, तो उनको समझ में नहीं आएगी कि क्या है। संदर्भ जरूरी है, जब तक संदर्भ नहीं होगा कलाकृति का कोई संप्रेषण नहीं होगा। तो इस पर आइचिंग ने जहाँ सुना नाम, हाथ उठाया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि जब मैं पेरिस में था तो मेरी पिकासो से, तो मैंने रोकना चाहा कि ये इसका विषय नहीं है, तो एशियाई अस्मिता पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा, अरे मियाँ बूढ़ा आदमी है, बोलने दो, और जो लोग बोल रहे हैं वही कौन सा बड़ा रिलेवेंट है। फिर ये जब ये डिक्लेरेशन की बात उठी, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग बताएंगे कि किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाए। कह रहे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, आप लिख दीजिएगा। और शाम को मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए, कह रहे हाँ टाइपराइटर भिजवाइए। तो जो था उसने कहा कि रात को 10 बजे इनके कमरे में टाइपराइटर पहुंचा। अब 10 बजे जब वो लोग आए तो हमारा कमरा तो बंद था, क्योंकि हम तो फैज साहब के साथ 3री मंजिल पे। और फैज साहब इस कदर पीते थे, लेकिन उनका हाथ कांपता नहीं था। और मैं उनसे 30 बरस छोटा था, मेरी हालत खराब।
और कहा अरे मियाँ थोड़ा धीरे धीरे पियो, पियो वगैरह। जब वो 10 बजे वो पेज करते हुए घूमते हुए आए तो कहा कि आप टाइपराइटर ले आए, वह रख के चले गए। अब किस्सा होता ये कि रात को 2:30 बजे हम लोग वहां से आए। अब मेरी मारे उत्सुकता के कि मैं सो ना जाऊं तो मैंने सबसे पहले बैठ के वो डिक्लेरेशन टाइप किया। तो फैज साहब ने कभी ये अनुभव नहीं होने दिया कि मैं उनसे 30 साल छोटा, और चीज़ों में बहुत छोटा, लेकिन बहरहाल उम्र में भी 30 साल छोटा, लेकिन ये कभी उन्होंने अनुभव नहीं होने दिया। और बहुत ही यारबाश के सयाही थे, बोलते कम थे, ये सही है। और मेरी दिक्कत थी कि मैं बोलता ज़्यादा, मगर इसी के बल पे जिंदा है। तो मैं बकबक किए जाऊँ और वो अपना हाँ हाँ, और कभी बीच में अगर उनको कोई ऐसा कुछ रशीद जहां वगैरह के किस्से ये सब बहुत सुनाते रहते थे, और लेकिन ज्यादा बोलते नहीं थे। अब मुझे एक बात और जो कहने की लगती है कि हमारी भारतीय परंपरा में एक उत्सव धर्मी तत्व रहा है, हालांकि उसकी बड़ी निंदा होती रहती है कि क्या सेलिब्रेशन का, इसका जिक्र ऋषि जी ने भी किया। और मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा यत्न कर लिया था कि हम भावातिरेक और बौद्धिक सख्ती इन दोनों को संतुलित कर सकते थे। एक ही निराला में ये संभव हुआ है, गे में ये संभव हुआ है, उसके पहले औरों में भी संभव हुआ है। तो ये जो तत्व है उत्सव धर्मिता का, यानी जीवन का जश्न मनाना, ये तत्व फैज साहब की कविता में बहुत है। और उनकी वैसे तो एक पंक्ति है कि जिस पर उन्होंने, कभी लोग स्वयं अपनी सलाह पर अमल नहीं करते। फैज होता रहे जो होना है, शेर लिखते रहा करो बैठे। ये बहुत शुरू की गजलों में से एक है। हम सब जानते हैं कि फैज साहब ने खुद इस पर कभी अमल नहीं किया, वो शेर लिखते रहा करो बैठे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके जीवन में बहुत राजनीतिक और अन्य किस्म की सकर्मकता रही है, लेकिन ये सही है कि और मुझे बार बार ये लगता है कि देखिए, दो टूक सच्चाई जिनको नजर आती है वो या तो धर्मगुरु होते हैं जिनको वैसे ही पता है अल्लाह ताला ने उनको दे ही दिया है कुछ ज्ञान, और या तानाशाह। कवियों की मुश्किल ये है कि वो बेचारे ना तो तानाशाह हो सकते हैं ना धर्मगुरु। अब बीच में उनको ये जो मैला आंचल है वही फैला दिखाई देता है, ये दागदार जो चादर है यही नजर आती है। वो उजलेपन की आकांक्षा तो रखते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो बढ़ते अंधेरे हैं उनको भूल नहीं सकते, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए फैज की शायरी में आप दोनों चीजें देख सकते हैं, गहरा अंधेरा है, गाढ़ी उदासी है, और उजाले की, इसको किसी ने कहा भी कि उम्मीद वो कभी अंतर नहीं छोड़ते। असल में तो देखिए, एक बड़ा लेखक एक बड़ा स्थापत्य रचता है, या तो उम्मीद का, और अगर गालिब हुआ तो नाउम्मीदी का। लेकिन नाउम्मीदी को भी उम्मीद का ही एक संस्करण मानना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आता है, एक जमाने में जब मैं सरकारी मुलाजिम था तो मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही बेवकूफ़ थे, जैसा कि अच्छा होते हैं। तो वो एक विधानसभा में एक प्रश्न था जिसमें हमें पता था कि इस उप प्रश्न होगा, और उसका वो जवाब हमने लिख के दे रखा था, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ थे कि वो उन कागजों को प्रश्न पूछा गया और उनसे वो बना नहीं। तो हम लोग जो अधिकारी दीर्घाम बैठे, मैं शिक्षा संचालक था और शिक्षा सचिव भी बैठी थी, हम लोग हंसने लगे। तो एक विरोधी दल के विधायक ने खड़े होकर कहा कि साहब, शिक्षा मंत्री की ऐसी दुर्दशा है कि उनके अधिकारी दीर्घा में हंस रहे। तो हम बहुत ही गुरगंभीर होकर बैठ गए। इसके बाद विधानसभा सचिव के यहाँ जब गए चाय पीने, तो उनका क्या हुआ, आज आपने मंत्री पर हंस रहे थे अशोक जी?
मैंने कहा हंस नहीं रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि अधिकारी दीर्घा में बैठकर रोया नहीं जा सकता, इसलिए हंस रहे थे। हास्य भी मिलाप का ही संस्करण है। तो बहरहाल इससे मुझे लगता है कि ये जो स्थापत्य है, उम्मीद का स्थापत्य, चाहे नाउम्मीद का स्थापत्य, और वही लोग देखिए अंततः इतिहास में एक दृष्टि से देखें तो बार बार नष्ट किए जाने के बावजूद जो बचता है वो स्थापत्य ही है, चाहे वो पत्थरों का स्थापत्य हो और चाहे वैचारिक और अन्य किस्म का स्थापत्य हो। मैं समझता हूं कि हम लोग इस पर बहुत बहस कर चुके हैं कि कविता से कुछ बदलता है, नहीं बदलता है। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं बदलता है, ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कुछ नहीं बदलता, और ऐसे लोग जो मानते हैं कुछ बदलता है, कुछ नहीं बदलता, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फैज की कविता ने पाकिस्तान की राजनीति में परिवर्तन की इच्छा को तीव्र किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वे बहुत ही बिरले उदाहरणों में से हैं जहां उन्हें किसी हद तक सफलता मिली। वो सफलता उनको उनकी लोकप्रियता के कारण मिली, कविता की काट के कारण मिली, लोगों ने उनकी बात को समझा, क्योंकि जो दृश्य बताया जाता है जब इकबाल बानू ने उठाए जाएंगे और देखेंगे और लाजिम है कि हम तो देख वगैरह वगैरह, इसका जो संदेश था वो इतना व्यापक बना कि वहाँ परिवर्तन की इच्छा तीव्र हुई है। इसमें मुझे लगता है कि कोई। और आखिरी बात कि अब 20वीं शताब्दी के साहित्य को आप देखें और उसकी नज़र से बाकी पुराने साहित्य को भी देखें, तो मुझे लगता है कि इस बात में अब कोई शक या इस बात में कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है कि चाहे न चाहे साहित्य का एक काम अपने समय में एक होता है। हमारे समय का संकट ये है, एक बुनियादी संकट, कि हम पर एक कम से कम शब्दों से काम चलाने की ज़हनियत ला दी जा रही है। आपको हिज्जे भी जानने की जरूरत नहीं है, SMS में तो आप ऐसा लिख दीजिए तो हो ही जाएगा। और शब्द कम होना मित्रों, शब्दों की जरूरत कम होना, यानी शब्द संकोच होना, असल में हमारी भरी पूरी मानवीयता में कटौती है, क्योंकि हम शब्दों से ही सच्चाई को पहचानते, उसको नाम देते और उसको याद रखते। इसलिए ये बड़ा भारी जो षड्यंत्र है जिसमें हर दिन एक भाषा मर रही है। और हमारे यहाँ तो हिंदी प्रदेश में तो अब मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा नहीं दादी भाषा होने जा रही है, क्योंकि मातृभाषा माताएं तो अब हिंदी जानती ही नहीं है विद्यालय। तो अक्सर जो चिकनी चुपड़ी माताएं हैं कम से कम बड़े शहरों की, तो ऐसी हालत में कविता का एक बहुत जरूरी काम शब्द को बचाना है, शब्द की विपुलता को बचाना है। और मुझे कई बार पढ़ते हुए अपने बड़े कवियों को लगता है कि इन्होंने एक कठिन समय में शब्दों की विपुलता को बचाया। अगर वो और कुछ न भी करते, हालांकि वो और कुछ बिना शब्दों की विपुलता अपने आप में तो नहीं बच सकती, उसके लिए दृष्टि की विपुलता और यथार्थ की विपुलता और सपने की विपुलता और विकल्प की विपुलता भी चाहिए, क्योंकि शब्द अपने आप में नहीं बचाए जा सकते, उनको आप कोश में तो बचे ही हुए हैं। अगर ऐसा है, उस विपुलता को बचाने का काम, ये बहुत बड़ा सामाजिक काम है, वो कुछ और न भी करें। कई बार हो सकता है मैं इस बुढ़ापे में अपने 50 साल की गधा-पचीसी का एक बचाव करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज के समाज में कविता लिखना भी एक रेडिकल काम है, आपको अलग से रेडिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। और फैज इसकी बहुत अद्भुत मिसाल है।
यह जो संगोष्ठी चली, इसके लिए हम लोगों ने इस संगोष्ठी की जो आयोजन समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष सनील मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि आए और वो हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद प्रदान करें। इसका एक तरह से पहला सेमिनार था जिसमें सभी बाहर से भी काफ़ी लोग हैं। तो हमारे दोनों अध्यक्ष महोदय अशोक वाजपेयी जी, प्रोफेसर नामवर सिंह, हमारे तीनों स्पीकर्स, सुबह के स्पीकर्स और बाहर से तमाम आए हुए लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे गोपाल जी प्रधान और सत्यकेतु जिन्होंने की बहुत मेहनत के साथ काफ़ी एक्टिव, काफ़ी लगे रहे कि इस समारोह को सफल बनाया। इसके तो बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत सबका शुक्रिया। अब आगे का क्या कार्यक्रम है ये गोपाल जी 15 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं यहाँ पर सुमंगला दामोदरन फैज की कुछ नज़्म। प्रोफेसर सुमंगला दामोदर जी फैज की गजलों का गायन करेंगी। सुमंगला जी इफ्ता से जुड़ी रही हैं और हम लोगों का एक तरह से बहुत पुराना संबंध रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ा करते थे और सुमंगला जी का जब गीत हुआ करता था, जब झेलम के मैदान में सुमंगला जी इफ्ता के टोली के साथ जब गीत गाया करती थी तो हम सब झूम उठते थे और एक तरह से भीड़ इकट्ठा करने का भी काम सुमंगला जी बहुत अच्छा किया करते थे। इनकी खूबी यह है कि भारत की लगभग समस्त भाषाओं में ये अपने गाने का हुनर इनके पास है और आज हम लोग उस हुनर की एक झलक यहां पर देखेंगे। इसके पहले प्रोटेस्ट सॉन्ग के माध्यम से रूबरू यहां आया अम्बेडकर विश्वविद्यालय में और दूर बैठा सुमंगला के गाने को सुन रहा था तो मुझे अचानक वो सुमंगला याद आ गई जो झेलम में गाया करती थी। मैं दौड़ कर इनके पास आया था, कहा सुमंगला आप ही? तो वही सुमंगला है और वही सुमंगला एक बार फिर से हम लोगों के सामने है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसका आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। मैं सुमंगला जी का स्वागत करता हूं और इनके जो सहयोगी हैं इनके परिचय के लिए सुमंगला जी के हाथ में मैं माइक देता हूं। बहुत धन्यवाद। This is a very very embarrassing introduction. So I have nothing to say in response to that except to say thank you very much, and I don't need to say thank you because this is something that we are all in together. माफ कीजिएगा मैं हिंदी में बहुत अच्छा बोल नहीं सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। वो it's an act of bravado, which is that I'm attempting to sing one of the best known Urdu poets that the world has ever known. So it's something that I don't know whether I deserve that honor, but I have dared to do it, and I have and the people at the university are going to be the guinea pigs who will listen to it in this kind of manner for the first time. I have the good fortune of Tapan Malik on the cello. Tapan has performed here once before. Tapan plays, he's an unusual musician. Really do justice to Tapan if I speak about him. Tapan is trained in Western classical music and has been performing as a professional cellist for decades, and he has performed, he has travelled widely in India and in other parts of the world. He has taken his training in India as well as in Germany, and he has performed with extremely well-known people, and he is also in the process of actually trying to use the cello in the Indian context. And we also have a young person, guitar player, Ashish Mohte. Tapan and Ashish have been performing together for some time now, and Ashish is joining us for the first time. So, welcome Ashish.
जब हम फैज़ की बात करते हैं तो as a novice, as somebody who really does not belong in the world of Urdu poetry, who does not belong in the world of Hindi literature or Urdu literature for that matter, what matters to me very significantly is that Faiz was a very significant member of a generation that brought in progressive poetry and literature into this country. He belongs to the generation which set up the Progressive Writers Association in the 1930s. He was one of the founder members in 1936, and probably quite unusually, and in contrast to some of the other people who were part of the PWA and who later on also became part of the PWA, Faiz's poetry and his work and his own spirit actually embodied an internationalism which is probably unparalleled. And this morning we heard people talking about comparing Faiz with Neruda. I would say Faiz, Neruda, Nazim Hikmat, these were people who at that point of a time embodied a certain internationalism. And not just an internationalism which was grounded very, very strongly in anti-colonial struggles and in the struggle against fascism in the 1930s and 40s. And I find it particularly exciting that we are celebrating Faiz's centenary in a year in which we have actually seen the possibilities of the revival of that internationalism again. And we are living in times when there have been insurrections in different parts of the world. And so let me start by paying tribute to Faiz by singing one of the songs which has probably been best known, and let us start by celebrating that spirit of insurrection, that spirit of uprisings which we have seen in Egypt, we've seen in Tunisia, we are seeing in so many parts of the Middle East and Africa. So I'm going to start with Hum Dekhenge, which is very well known, Iqbal Bano's version of Hum Dekhenge. I'm sure a large number of people here have heard that version many, many times, and it was something that she actually decided to sing openly during Zia-ul Haq's regime. And some of us also have recordings of Iqbal Bano singing Hum Dekhenge where the audience actually erupted and the musicians had to stop what they were playing and they had to play to the rhythm of Inqilab Zindabad. So in that spirit, celebrating the spirit of insurrection, Hum Dekhenge. हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो
संबंध उस वक्त लिखे गए थे। पहला गाना जो है वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर। He had written it in support of the Palestinian people's struggle, and whether we call it a tragedy or not, the situation remains more or less the same today. This is something that has been sung very extensively by Iqbal Manu, and I am reproducing the same version. मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल हुआ फिर से हुक्म सादिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का के सुराग कोई पाए, किसे आए नामवर था, किसे पूछे जो पता था अपने घर का, जो पता था अपने घर का। सरे कुए नाशनाया, हमें दिन से रात करना, कभी किससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है, शामे गम बुरी भला है, हमें ये भी था गनीमत, जो कोई शुमार होता, हमें ये भी था गनीमत, जो कोई शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल। Is going to recite something. This is a song that Faiz dedicated to Yasser Arafat. It was probably given to Yasser Arafat, and this must have been the time when Faiz was living in Beirut. It is well known as Intisab, Aaj Ke Naam.
पांव तले धज्जियां हो गई है उन दुखी माओं के नाम। अगला जो है that is an act of daredevilry. This is something that I have composed. This is one of Faiz's least known poems, and Ashutosh ji this morning recited it. This is actually something that was a mood that Faiz was in by the end of the 1970s. At the same time that he was celebrating what was happening in Palestine, he was also
beginning to be despondent, and by the early 80s, I believe it was around 1981 that he first recited this poem. अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है. So this is the despondent yet hopeful verse. कहो क्या करना है, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है.
ऐसा न हुआ कि रोग अपने, ऐसा न हुआ कि रोग अपने, कुछ इतनी देर पुराने थे, वैदांतिकों को मान सके और टूट के सब
अभी तक जो क्लैपिंग आई है वो सिर्फ सिंपल क्लैपिंग आई है, तो मैं चाहूंगी कि इनके लिए एक रॉकेट क्लैप की जाए। पहले मैं करूँगी एक बार, आप ऐसे ही करेंगे सब और सुमंगला जी के लिए क्योंकि उन्होंने रॉकिंग गजल सुनाई है तो हम रॉकेट क्लैप तो कर ही सकते हैं। तो रॉकेट क्लैप गोज वाणी में सुनते हुए नैयारा दूर इकबाल बानो सब गूंजते रहे और गूंजे बहुत सारी। और दोस्तों सच में हमारा यह आज का आयोजन हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के जिन सहकर्मियों के सहयोग से धन्य हुआ है उनमें से एक सुमंगला भी है। सुमंगला ने खुद ही गीतों का चयन किया, अस्मिता को खुद ही उन्होंने तैयार किया इस बात के लिए कि वो रिसाइट करेंगे और इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।